कम उम्र में बालों का झड़ जाना, याददाश्त का कमजोर होना, चेहरे पर बढ़ती झुर्रियां, 20-25 की उम्र में डायबिटीज, 30-40 में ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत। क्या ये सिर्फ बिजी लाइफ का नतीजा है या आपके शरीर में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है? जी हाँ, यही सत्य है। आप तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, एजिंग की रफ्तार बढ़ गई है। लेकिन क्यों? क्या इसे रोका या धीमा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और हमारे आज के वीडियो का विषय है कि एजिंग होती क्यों है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस ये कहता है कि हमारा हर सेल बॉडी का एक निश्चित समय में अपने को रिप्लेस करता है, नया बनाता है और पुराना वाला खत्म होता है। अगर ये बात सच है तो फिर तो एजिंग होनी ही नहीं चाहिए, फिर तो बुढ़ापा भी नहीं आना चाहिए और सच्ची बात तो ये है कि तब मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि आजकल ये देखा जा रहा है कि 20 वर्ष की उम्र पहुंचते पहुंचते कंधे झुक गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी, क्रोफिट हुआ, चेहरे का ग्लो चला गया, बीपी, शुगर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम पहले 60 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र में होती थी वो आज होने लगी है। यदि आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और आप भी चमकते चेहरे के साथ बहुत लंबे समय तक युवा रहना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि पूरा एक कैरिकुलम देंगे आपको, जिसका पालन करके आप अपने आप को आज से 10 टाइम बेटर बना सकते हैं, अपना ही बेटर वर्जन। व्यक्ति को बूढ़ा होने से बचाने और रोगों से बचाने के लिए साइंस बहुत कुछ कर रहा है। स्टेम सेल थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए मॉडिफिकेशन जैसे तमाम उपाय वो कर रहा है। और आज एक फिगर आप देखिए कि फार्मास्यूटिकल का बाजार है 1.6 ट्रिलियन डॉलर का। अब इस 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बाजार में से 40% हिस्सा है सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, वो चीजें जो आपको युवा बना सकती हैं, ऐसा दावा करती हैं। होता या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका वजह क्या है? वजह यह है कि हर व्यक्ति न तो बूढ़ा होना चाहता है न मरना चाहता है, और उसकी यही तलाश आज नहीं शुरू हुई है, हजारों वर्षों से दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं उन सभी में आपको अमरता के किस्से मिलेंगे, आपको सदा जवान रहने के नुस्खे मिलेंगे, आपको ऐसी बातें मिलेंगी कि किसी चमत्कार से लोगों ने अपने को युवा बना रखा है। लेकिन जी नहीं, वो चमत्कार नहीं है, वो कुछ राज हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको वो लोग जानते हैं और जानने के कारण अपने को हमेशा स्वस्थ रख पाते हैं। चलिए उदाहरण के लिए देखिए, आप अभी महाकुंभ हुआ था और महाकुंभ के बीच में ऐसे तमाम साधु सन्यासी आए थे जिनकी उम्र 100 वर्ष या उससे अधिक थी, पूरी तरह स्वस्थ, चलते फिरते एकदम। अब ये बताइए कि उनके पास न तो हमारे जैसा भोजन है, न हमारे जैसी चिकित्सा सुविधाएं हैं, और कुछ भी न होने के बावजूद वो ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक और उदाहरण देखिए, हुंजा वैली, ये पाकिस्तान के गिलगिट प्रांत की काराकोरम पहाड़ियों पर है और वहां के लोगों को 100 साल की उम्र एकदम सामान्य सी बात है, 120 या उससे भी ज्यादा वर्ष की उम्र होती है। लेकिन यह विशेष बात नहीं है, विशेष बात यह है कि उस उम्र में भी वो सुंदर होते हैं, युवा दिखते हैं और प्रोडक्टिव भी होते हैं। उनकी महिलाएं दुनिया की सुंदरतम महिलाओं में से एक होती हैं जो अपनी 60 वर्ष की युवा अवस्था तक पूरी तरह युवा रहती हैं। ऐसा कैसे होता है? जापान का ओकिनावा के लोग, जापान वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का देश है, लेकिन ओकिनावा में आश्चर्यजनक रूप से 100 वर्ष की उम्र सामान्य उम्र है। सभी स्वस्थ, अपने आप में काम करते हुए और पूरी तरह मस्त रहते हुए। और भी बहुत सी जगह हैं, नीदरलैंड में है, ग्रीस में है, इटली में है, बहुत सी जगहें हैं। और भारत में तो साहब आशीर्वाद ही इसी बात का दिया जाता था कि कुर्वन् नवेह कर्माणि जीवेद शरदहस्तम, यानी आप कर्म करते हुए, पूरी तरह सक्रिय रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्षों से अधिक की आयु प्राप्त करें। क्या अर्थ था इसका? कुछ तो रहा होगा। अब आप उस रहस्य को जानने के लिए निश्चित रूप से बेताब होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि लंबे समय तक लोग युवा रहते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और पूरी तरह जीवन को जीते हैं। उसके पहले एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या अमरता संभव है? जी नहीं,
अमरता संभव नहीं है, न तो टेक्निकली और न प्रैक्टिकली। क्योंकि प्रैक्टिकली भी अगर मान ले कि अमर हो गए तो 1000 वर्षों की आयु में जब बाकी दुनिया को अपने सामने ही मरता हुआ देखेंगे तो आप कैसे खुश रहेंगे। तो इसलिए अमरता तो न संभव है और न होनी चाहिए, लेकिन दीर्घ जीवन, लंबे समय तक युवा रहना पूरी तरह संभव है। और जो इस रहस्य को जानते हैं वो पूरी तरह रख पाते हैं अपने आप को युवा। अब अगर एंटी एजिंग के रहस्य को आप जानना चाहते हैं तो पहले आपको फिजियोलॉजी को समझना होगा। हमारा शरीर बना है अबाउट 30 ट्रिलियन सेल्स से। छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिका अपने आप में स्वतंत्र होती है और हर कोशिका अपने आप को रिप्लिकेट करती है। साइंस एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि हर कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस होती है और इंडिपेंडेंट होकर अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाती है। इस क्रम में एक निर्धारित समय के भीतर वो कोशिका अपने आप को रिप्लिकेट करती है। रिप्लिकेट करने के बाद स्वयं खत्म हो जाती है, दूसरी कोशिका उसका स्थान ले लेती है। और अगर ऐसा ही होता है तो फिर कोशिकाओं का यह विभाजन रुकता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि कोई कोशिका मर जाती है और नई कोशिका उसकी जगह नहीं ले पाती? बस इस रहस्य को अगर समझ लेते हैं तो एजिंग का प्रोसेस समझ में आ जाता है। देखिए, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके भीतर यह प्रोसेस बहुत अच्छी तरह होता है। जैसे स्टारफिश, अगर उसे 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों स्वतंत्र जीव बन जाएंगे। जैसे अमीबा में भी अगर उसे कितने भी टुकड़ों में कर दिया जाए तो हर टुकड़ा एक इंडिपेंडेंट इकाई बन जाएगा और अपने आप को डेवलप कर लेगा। क्या आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में भी एक ऐसा अंग होता है जिसमें इसी प्रकार की अद्भुत चमत्कारिक शक्ति है? वो अंग है लीवर। लीवर अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पूरा लीवर नहीं निकलता। एक स्वस्थ व्यक्ति के लीवर का छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, उसे बीमार व्यक्ति में लगा देते हैं और वो टुकड़ा अपने आप को ग्रो करता है ठीक पेड़ पौधे की तरह और ग्रो होकर पूरा लीवर बन जाता है। कहने का मतलब ये शक्ति हमारे अंदर भी किसी न किसी सीमा तक है, लेकिन हमने अब जीवन में कुछ इस तरीके के परिवर्तन कर लिए हैं, कुछ चीज़ों को भूल गए हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, फॉलो नहीं करते, जिसका नतीजा हो रहा है कि आज प्रीमेच्योर एजिंग दिखने में बहुत आयास से आ रही है। तो क्यों ना हम लोग इसको सीखें और ऐसा कुछ करें कि कम से कम 50 वर्ष की उम्र तक तो युवा रहें और उसके बाद लगभग 100 वर्षों की बड़ी स्वस्थ आयु मिले। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे की यात्रा पर चलते हैं। एजिंग का अगर एकमात्र कारण कहा जाए तो उसको कहते हैं एपोप्टोसी, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अर्थात कोई सेल अपने को डिवीजन कर रहा है लेकिन अचानक वो मर जाए, मतलब खत्म हो जाए, उसकी जगह कोई सेल नया रिप्लेस न होने पाए, तो वह अंग कमजोर होने लगेगा और धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगेगा। बस बुढ़ापा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता क्यों है? जब सेल डिवीजन होता है तो सेल के डिवीजन को सुनिश्चित करता है टेलोमेयर नाम का एक ऐसा केमिकल जो क्रोमोसोम के दोनों सिरों पर होता है, ठीक उसी तरह जैसे जूते के फीते पर दोनों तरफ कैप लगी होती है, जिससे फीता कटने ना पाए, खुलने ना पाए। ये टेलोमेयर हर डिवीजन में, सेल के हर डिवीजन में थोड़ा सा कम होता है और कम होते 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 एक दिन ऐसा आता है जब हमारा टेलोमेयर लगभग खत्म हो जाता है और जिस दिन वो टेलोमेयर खत्म होता है बस उसी दिन उस सेल की डेथ हो जाती है और इस डेथ के बाद वह सेल कभी रिप्लिकेट नहीं करता है। तो पहली चीज़ ये है कि टेलोमेयर कम क्यों होता है, इसको जान लें। और दूसरी बात कि इस टेलोमेयर को कौन कौन सी चीज़ें कम करती हैं। इसको कम करने के लिए 3 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक, टेलोमीरेज नाम का एक केमिकल जो उस टेलोमेयर को कम करता है। दूसरा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स के द्वारा पैदा हुआ वह तनाव जो कोशिकाओं को धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कार्टिसोल। जी हाँ, वही कार्टिसोल जो हमें आपको उत्साही और एकदम एक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कार्टिसोल का लगातार बनने रहना कुछ इस तरीके से बॉडी में चेंज करता है हार्मोनल लेवल पर, ऐसे एंजाइम बनाता है जो कोशिकाओं की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं और टेलोमेयर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, ये टेलोमेयर हर सेल डिवीजन के साथ कम होता है। तो एक बात समझ में आती है कि अगर सेल डिवीजन ज़्यादा होगा तो टेलोमेयर जल्दी खत्म होगा और टेलोमेयर जितनी जल्दी खत्म होगा शरीर उतनी जल्दी बूढ़ा होगा। उदाहरण के लिए
जब टेलोमेयर के बार बार कम होने की बात पर हम जाते हैं तो साइंस में इसके कुछ लक्षण मिलते हैं। साइंस बताता है कि टेलोमेयर बार बार सेल डिवीजन में कम क्यों होता है और सेल डिवीजन ज्यादा क्यों होता है। तो ये जो सेल का डिवीजन है ये जुड़ा होता है हमारी ब्रीथ से और मेटाबॉलिज्म से। जितना तेज मेटाबॉलिज्म होगा उतना जल्दी सेल डिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज होने का मतलब है कि बॉडी को एनर्जी की रैपिड और रेकरेंट जरूरत पड़ती रहती है। तो इस रेकरेंट और रैपिड जरूरत को पूरा करने के लिए सेल जल्दी जल्दी अपने को रिप्लिकेट करते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। और दूसरा कारण, जितनी शॉर्ट ब्रीथ होती है, शैलो ब्रीथ होती है, उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। क्योंकि शरीर में एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वो किसी भी सेल से उसको ले लेते हैं और वो सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी उन्हें मारता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, डॉग हमारे आपके घरों में मिलने वाला, उसकी एवरेज एज होती है 9 से 12 साल। उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है और रेस्पिरेशन भी बहुत तेज होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं टर्टल या कछुआ, जिसकी उम्र 250 से 300 वर्ष होती है। क्योंकि उसका रेस्पिरेशन डॉग की तुलना में 10 गुना ज्यादा कम होता है और मेटाबॉलिज्म भी उसी स्पीड में कम होता है। ये दोनों चीजें बड़ी रहस्यात्मक हैं, क्योंकि योगियों में, सन्यासियों में, साधकों में आप देखेंगे कि भोजन सबसे कम और प्राणायाम सबसे अधिक। प्राणायाम बढ़ाता है उनकी अपनी वाइटल एनर्जी को, एलेनविटाल को, ऑक्सीजन लेवल को, और कम भोजन स्लो करता है उनकी मेटाबॉलिज्म को। नतीजा दोनों का मिला के होता क्या है? लंबी उम्र, काफी दिनों तक युवा रहना, पूरी तरह स्वस्थ रहना। तो चलिए इस कीमियागिरी को पूरी तरह समझ लेते हैं, जैसे हम अपने जीवन में भी इसका प्रयोग कर पाए। एक सवाल अब ये भी मन में आता है कि भाई ये सारी चीजें तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन साइंस कर क्या रहा है? क्या साइंस इस टेलोमेयर को लगातार बनाए रखने के लिए इतने अनुसंधान होते हैं, इतने रिसर्च होते हैं, कुछ रिसर्च नहीं कर रहा है? कर रहा है साहब, बिल्कुल कर रहा है। और उसने काफी रिसर्च किए भी हैं। उनमें एक है, टेलोमेयर को स्ट्रेंथन और लंबा करने के लिए उन्होंने एस्ट्रोगलस नाम के एक पौधे से तैयार किया है कंपाउंड TA65। और TA65 काम करता है कि टेलोमेयर को बहुत लंबे समय तक बनाए रखता है। और भी हुआ है, क्रिस्पर विधि से जेनेटिक इंजीनियरिंग में उन्होंने काम किया है, स्टेम सेल थेरेपी में काम किया है और कोशिश की है कि सेल डिवीजन बहुत कम से कम हो, हर बार जब डिवीजन हो तो टेलोमेयर बना रहे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खतरा भी है, और वो खतरा क्या है कि अगर हमारे सेल इमॉर्टल हो जाते हैं तो जितना बॉडी में कैंसर सेल और ट्यूमर सेल हैं वो भी इमॉर्टल हो जाएंगे और कोई इलाज संभव नहीं होगा। और ये कम खतरा है, इससे बड़ा खतरा है जेनेटिक म्यूटेशन का। क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन अगर हो गया इस चक्कर में तो ह्यूमन रेस में क्या बदलाव आएगा, किस तरीके से वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगी, किसी को नहीं पता। इसलिए विज्ञान की एक सीमा है, बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। योग के पास इसकी पूरी सुरक्षित विधि है, और योग की विधि केवल भारत की नहीं है, ये पूरी दुनिया के जितनी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, चाहे मिस्र की सभ्यता रही हो, तिब्बत की रही हो, चाइना की रही हो, जापान की रही हो, सभी जगहों पर न केवल इस पर रिसर्च हुए थे बल्कि वो उनका जीवन का अंग थी और आज भी हैं। क्योंकि जब लंबी उम्र के लोगों की बात आती है तो हमारे सामने सिर्फ जापान का नाम आता है, हमारे सामने तिब्बत के योगियों का नाम आता है, भारत के योगियों का नाम आता है। जो वो करते हैं क्या हम भी सीख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न और भी आपको करना चाहिए कि भाई वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम इतने व्यस्त जीवन में क्या उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि साइंस जुड़कर इन चीज़ों को इतना सरल बना चुका है, इतना इजी बना चुका है। तो इस तरीके को सीखने के लिए हम लोग क्रम से चलते हैं ताकि बातें पूरी तरह समझ में आती रहें और आप उनका प्रयोग कर पाएं। एजिंग को अगर धीमा करना है तो एजिंग को धीमा करने के लिए 2 लेवल पर काम करना हो। एक तो बॉडी के लेवल पर जो अंदर चल रहा है, दूसरा बाहर के लेवल पर जो बाहर का इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। पहले बॉडी के अंदर क्या करना है इसको देखते हैं। हमें 3 काम करने होते हैं। पहली चीज टेलोमेयर को लंबा करना और टेलोमेयर को स्वस्थ रखना। दूसरी चीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना जिससे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के सेल्स को नुकसान न पहुंचाए। तीसरा काम सेल डिवीजन की स्पीड को धीमा करना, और यह संभव है जिससे कि बार बार सेल डिवाइड होकर टेलोमेयर को ऑटोमेटिकली खत्म न कर दें।
अब टेलोमेयर को स्वस्थ करने और लंबा करने के लिए भी दो तरीके हैं। एक तो मेडिकल का तरीका जो मैंने पहले ही बताया कि खतरनाक है कुछ हद तक और आज भी विज्ञान उसके लिए पूरी तरह रिकमेंडेशन नहीं दे पा रहा है। दूसरा तरीका है योग का और प्राणायाम का जो पूरी तरह सुरक्षित ही नहीं है बल्कि कम से कम 10,000 वर्षों से प्रयोग हो रहा है, लोग उसको करके स्वस्थ हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी के स्ट्रेस को कम करेंगे। जैसे जैसे स्ट्रेस कम होता है वैसे वैसे सेल रिलैक्स होते हैं और रिलैक्स सेल अपने आप को एपोप्टोसी में नहीं डालता है, स्वस्थ रहता है और बॉडी की एनर्जी की कंजम्पशन को भी घटाना होता है। क्योंकि अगर हाइपर मेटाबॉलिज्म है, हाइपर एक्टिविटी है, बॉडी हर समय ब्रेन और बॉडी एकदम एक्टिव है पूरी तरीके से, एनर्जी की खपत ज़्यादा है तो सेल को ज़्यादा काम करना होगा और काम करने के लिए उनको अपने आप को रिप्लिकेट करना होता है। तो मन को शांत करना, शरीर को शांत करना, ये इसके सुरक्षित तरीके हैं और ये तरीका योग से आसानी से मिल जाता है। दूसरा जो कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, उसको कैसे कम करेंगे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता ये है कि जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। रिसर्च ये कहता है कि नॉर्मल आदमी अपनी लंग्स कैपेसिटी का अबाउट 30% यूज करता है। 5-5.5 लीटर के हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है और एक बार में हम 1.5 से 2 लीटर ज्यादा से ज्यादा सांसें लेते हैं। केवल साधक योगी या जिन्होंने प्राणायाम सीखा है उनकी ब्रीथ 4-4.5 लीटर की होती है। अब अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है तो डेफिनेटली हमारे सेल तक उस ऑक्सीजन का पूरा सैचुरेशन नहीं होगा और कहते हैं कि सेल ही हमारी बॉडी का पावर हाउस होता है और सेल अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं क्रिएट कर रहा है तो बॉडी पर असर पड़ेगा। तो इसके लिए तरीका है कि बॉडी को ऑक्सीजन से सैचुरेट करना, यह भी तरीका योग के जरिए हम कर सकते हैं। और तीसरा जो बात है कि सेल डिवीजन को धीमा कर दिया जाए तो सेल डिवीजन आराम से धीमे हो जाते हैं क्योंकि सेल डिवीजन डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म पर। अगर मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहेगा तो सेल डिवीजन फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म को अगर हमने स्लो कर लिया तो धीरे 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 सेल डिवीजन स्लो हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म को स्लो करने का तरीका है खाने की आदत, बार बार खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। अगर हम एक निश्चित अंतराल पे एक समय लगा लेते हैं जिसको ऑटोफैगी भी कहते हैं कि साहब 10 से 12 घंटे का हम अंतराल रखेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी अपने आप स्लो हो जाता है। एनर्जी पूरी रहती है बट उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने का असर पड़ता है कि सेल डिवीजन हमारा धीमा हो जाता है। सबसे पहला तरीका है भ्रामरी प्राणायाम का जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं। भ्रामरी प्राणायाम जो सबसे बड़ा काम करता है कि यह नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है और ब्रेन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। आप जब कानों पर ऐसे उंगली लगाकर आंखें बंद करके सीधे बैठकर हम का उच्चारण या ओम का उच्चारण लंबा उच्चारण करते हैं, मैं करके दिखा देता हूं। ये उच्चारण जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पूरे ब्रेन में एक तरह की वेव फैल रही है, कंपन हो रहा है और वो वाइब्रेशन सिर्फ ब्रेन तक नहीं रहेगा, वो आपके नीचे भी आता है, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, आपके पूरे सीने तक फैलता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद पूरे बॉडी में मिलेगा। ये वाइब्रेशन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये और किसी तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता और ये वाइब्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करके चेहरे की चमक को लौटाता है और चेहरे पर एक ऐसा ग्लो पैदा करता है जो दुनिया का कोई कॉस्मेटिक नहीं दे सकता है। यह दिमाग को रिलैक्स करता है, बड़े लंबे समय तक रिलैक्स करता है और जब दिमाग रिलैक्स होगा तो कार्टिसोल कम बनेगा, कार्टिसोल कम बनेगा तो शरीर में टॉक्सिन्स कम बनेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को 5 मिनट के लिए करना है सुबह के समय जब सूरज उगता है उसके आसपास, आधे घंटे के अंदर आगे पीछे रखे समय और इसे खाली पेट करना होता है, पेट उस समय भरा नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जिसे अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, बाएं नाक से सांस लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना और इसकी मिनिमम 11 रेपिटेशन, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। यह मोदी जी का सर्वाधिक प्रिय प्राणायाम है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं
और आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिलेगा। और बाकी कुछ भी उनसे छूट जाए व्यस्तता में, लेकिन यह कभी नहीं छूटता, क्योंकि यह आपकी पूरी बॉडी के जो एनर्जी चैनलाइजेशन है उसको पूरा कर देता है, जो और दूसरी किसी तरीके से नहीं पूरा हो सकता। सभी ऊर्जा चक्रों को जागृत करता है, हमारी सेलुलर एनर्जी को चैनलाइज करके उसे जितने ब्लॉकेज हैं उनको खत्म करता है। इसलिए मैं हमेशा नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने की सलाह अवश्य देता हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक और काम करता है, ग्लूटाथियान नाम का रसायन बढ़ाता है बॉडी में। ये ग्लूटाथियान होता है एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट जो सेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंथन करता है। और सेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रेंथन होने का मतलब है कि आपको ज्यादा ऊर्जा शरीर में कम खाने से मिलेगी। ये प्राणायाम आवश्यक है। तीसरा प्राणायाम बहुत आसान सा है और वो है डीप नेवल ब्रीदिंग। आप भी जानते हैं कि हमारी आदत बन गई है सीने से सांस लेना। भाई थोड़ा सीना दिखाना भी है और सिक्स पैक ऐप बनाना है तो पेट से सांस नहीं लेते हैं, लेकिन प्रकृति ने बनाया है पेट से सांस लेने के लिए। तो जब आप नेवल ब्रीदिंग शुरू करते हैं, डीप ब्रीदिंग शुरू करते हैं, स्लो ब्रीदिंग शुरू करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि कम ब्रीद में आपकी बॉडी ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताते हैं कि 5 मिनट की डीप नेवल ब्रीदिंग आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को कम से कम 50 से 70% तक बढ़ा देती है। और ये कम करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और आपके फ्री रेडिकल्स को, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं हमारी स्किन के लिए और हमारे चेहरे की ग्लो के लिए। और अंतिम चौथी चीज करनी होती है 5 से लेकर 10 मिनट का एक छोटा सा ध्यान, जिसको मैं साक्षी ध्यान कहता हूं। आप उसे विपश्यना के नाम से भी जानते होंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुखासन, पद्मासन या जैसे भी आप चाहें कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ जाना। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है और अपनी आंखों को बंद करके आधा खुला रखेंगे, पूरी तरह बंद नहीं करेंगे। अगर इस ध्यान को करना है तो अपने पलकों को नीचे लाएंगे, सिर्फ इतना कि नाक की ये अगली नोच पॉइंट दिखता रहे, और आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांसों को अंदर आता हुआ फील करेंगे, बाहर निकलता हुआ फील करेंगे, और उन्हें देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो बॉडी में जा रही हैं, कैसे आ रही हैं। सिर्फ इतना करने से जो लाभ होता है आपको आश्चर्य में डाल देगा। जो इस पर प्रयोग हुए हैं वो बताते हैं कि यह ध्यान करने से आपका माइंड अल्फा वाइब्रेशन पर ट्यून होने लगता है। अब ये सभी को मालूम है कि अल्फा वाइब्रेशन ही वह स्टेट होता है जिसमें हमारी बॉडी और ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और सबसे ज्यादा शांत भी होते हैं। तो ये उसमें ट्यून करता है। इसके साथ साथ यह आपका स्ट्रेस रिलीज करता है, फिजिकल स्ट्रेस एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलीज होने के कारण जो कार्टिसोल की प्रॉब्लम है वह भी पूरी तरह कंट्रोल में आ जाती है। अब इन 4 तरीकों को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। 4 चीजों को आपने अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया तो आप एंटी एजिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप बिलो 20 हैं तो आपकी एजिंग निश्चित रूप से रुकने जा रही है और अगले 20 वर्षों तक आप अपने आप को वैसे ही युवा महसूस करेंगे। मैंने भी 20 वर्ष की उम्र में शुरू किया था। नाउ आई एम 60+। और अगर आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब आप करेंगे तो न केवल रिपेयर करना शुरू करेंगे अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, बल्कि आगे जो नुकसान होने वाले हैं उनको भी रोक लेंगे। तो स्थिति तो दोनों में अच्छी ही रहेगी। अब ये अंदर की बातें थी जो हमने जानी, लेकिन इसके साथ कुछ बाहर की चीजें भी जरूरी हैं, क्योंकि आप सही समझते हैं कि पॉल्यूशन कितना खतरनाक है, हमारी फूड हैबिट कितनी गलत हो चुकी है और इनका क्या असर बॉडी पर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा सुधार तो भाई उसमें भी करना होगा। अब केवल अंदर सुधार करने से काम नहीं चलेगा, उसमें क्या सुधार करने हैं हम लोग उस पर बात करते हैं। एजिंग के लिए जो जिम्मेदार 2 फूड है, मैं सबसे पहले उनका नाम लूंगा। पहली चीज तो प्रोसेस्ड फूड, वो फूड जिसे बना कर रखा गया हो काफी लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव के जरिए। ऐसे सारे फूड या जिनमें मैदे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ हो, आपकी सारी मैगी से लेके और सारा का सारा जो इटालियन आपका पास्ता है, पिज्जा है, बर्गर है, मंचूरियन है, या आपका वो पसंदीदा क्या कहते हैं उसे मोमोज है, वो सब इस काम को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे केमिकल का इस्तेमाल होता है जिनको आप बॉडी
से हैंडल नहीं कर सकते हैं, बॉडी को डैमेज करेंगे ही करेंगे। और दूसरी चीज होती है शुगर, क्योंकि अकेले शुगर में ये ताकत है कि वो आपकी बॉडी के सेल डीजनरेशन की प्रक्रिया को 3 गुना बढ़ा दे। आप शुगर कम करते हैं, अगर बंद कर सके तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पॉसिबल नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि उसे कट कर दीजिए, कर्टेल कर दीजिए जितना कम कर सके। और व्हाइट शुगर तो एकदम बंद कर दीजिए। साइंस रिसर्च ये बताती है कि हमारी बॉडी रिपेयर मोड में तब आती है जब उसे कम से कम 8 घंटे का फास्टिंग मिले। 8 घंटे के बाद उसकी रिपेयरिंग मोड का स्विच ऑन होता है। अब साहब हमारी आदत ये है कि हम हर 2 घंटे पर कुछ न कुछ खा लेंगे। यूरोप से रिसर्च आई कभी जिसने बताया कि आपको एनर्जी की लगातार जरूरत पड़ती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी लगातार देते रहो, जैसे रेलवे इंजन को चलाने के लिए फ्यूल डालते रहते हैं। पहले था कोयला जब चलता था, लेकिन ये बॉडी इंजन नहीं है, हम इसको समझ नहीं पाए थे उस समय। अब रिसर्च ये कहती है कि अगर 8 घंटे आपकी बॉडी पूरी तरीके से खाली है, पचाने का काम नहीं कर रही है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो रिपेयर मोड में जाती है। और जब रिपेयर मोड में जाती है तब वो सेल को रीजनरेट करती है। इसका नाम दिया गया ऑटोफैगी। और हमारे यहाँ तो पहले से ही उपवास की परंपरा रही है, तो पूरे दिन उपवास करने की जरूरत नहीं है। भोजन के बीच में कम से कम 10 से 12 घंटे का आप गैप रखें। एक बार सुबह भोजन कर लिया तो प्रयास करें कि फिर रात में भोजन करेंगे, दिन में भोजन नहीं करेंगे, या दिन में करना है तो दिन में करेंगे और फिर उसके बाद 10 घंटे का गैप देके रात में करेंगे। ये आप अपने सुविधानुसार तय कर सकते हैं। ये ऑटोफैगी की उस प्रक्रिया को बढ़ाती है जिसमें सेल की रिपेयरिंग का काम, पुराने सेल को क्लीनिंग का काम, नए सेल को बनाने का काम और डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम बॉडी खुद करती है। तीसरी चीज जो बॉडी को सबसे ज्यादा डैमेज कर सकती है, खास तौर से आपकी एजिंग के प्रोसेस के संदर्भ में उसको बढ़ाती है, वो है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। यस, अल्कोहल चूंकि बॉडी और ब्रेन दोनों को स्लो करने का काम करती है, फंक्शन को एकदम स्लो कर देती है। नतीजा ये है कि जैसे अल्कोहल से पूरी तरीके से जो आदमी नशे में है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है कि बॉडी में जाने के बाद सेलुलर लेवल पर जो काम होना चाहिए वो बॉडी कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और ये प्रूवन फैक्ट है। धूम्रपान एंटीऑक्सीडेंट के खिलाफ काम करके शरीर में फ्री रेडिकल्स को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को पूरी तरह बिगाड़ देता है कि उसके द्वारा जो क्षति होती है उसको किसी भी दवा से या किसी भी तरीके से आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ना तो हर उस नशे को चाहिए जिसकी आपको नेचुरल वे में जरूरत नहीं है, और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये करना चाहिए। अंतिम चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपना सर्केडियन रिदम सुधारना होगा। दरअसल आज की फास्ट पेस लाइफ के नाम पर हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको हमने सर्केडियन रिदम की ऐसी तैसी कर डाली है। हमें नेटफ्लिक्स चलाना है, हमें सोशल मीडिया पर रहना है, रात के 2 बजे तक साहब हमको पूरा चैट करना है। व्हाट आर वी डूइंग? हमने बॉडी के स्लीप अवेक पूरे टाइमर को, क्लॉक को एकदम से खत्म कर दिया है। ये ऐसे नहीं चलता है। आप किसी मशीन को चलाते हैं तो उसके यूजर मैनुअल के हिसाब से चलाते हैं। छोटा सा गैजेट हो, अगर आप उसे मिस हैंडल करेंगे तो वो या तो हैंग हो जाएगा या खराब हो जाएगा। आप इस बॉडी को इस दुनिया या इस ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन मशीनरी मान सकते हैं, है भी। अब इसे चलाने के लिए अगर आप इसके यूजर मैनुअल का पालन नहीं करेंगे, आप उसे एकदम से पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे, तो कभी भी इसके लिए ठीक नहीं है। और दुनिया में मैंने जो पहले उदाहरण दिए, जितनी भी ऐसे लोग मिले हैं, जितनी भी ऐसे कल्चर हैं जहां लोग बहुत लंबे समय तक युवा रहते हैं, सर्केडियन रिदम दुनिया में सबसे अच्छा होता है। समय पर जगना, समय पर सोना, समय पर खाना और बॉडी को रिलैक्स देना। आखिर भाई ये भी एक मशीन है ना, ठीक तो करना ही होगा। और दोस्तों, अगर ये आप करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपको शेयर करता हूं वो पीडीएफ जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, सिर्फ इसीलिए कि मैंने इन उपायों को पहले तो अपने जीवन में अपनाया और अपनाने के बाद मैंने इसका लाभ उठाया और मेरे उन सभी परिचितों ने लाभ उठाया जिनको मैंने ये बताया। तो अब ये आपके लिए भी है और इसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में बनाया है, जो आपके सुविधा के लिए मैं इस वीडियो के साथ ही अटैच कर रहा हूं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि एजिंग रुक सकती है, एंटी एजिंग पॉसिबल है, लंबे समय तक जवान रहा जा सकता है, खुश रहा जा सकता है। हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि भारतीय योग के अपने अनुभव, अपने प्रयोग और अपने अध्ययन के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका जहां एज रिवर्सल का प्रोसेस है।
सुनने में आपको शायद आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये पॉसिबल है और हमारे यहाँ तो उदाहरण मिलता है। अश्विन कुमारों ने सूर्य के पुत्र थे, जो दोनों वैद्य थे। उन्होंने च्यवन नामक ऋषि को इस एज रिवर्सल के प्रोसेस से 100 वर्ष की उम्र से भी फिर युवा बनाया था। उन्हीं के नाम पर च्यवनप्राश भी बना है, जो हम आप पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं। मैं च्यवनप्राश की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन यौगिक प्रक्रियाओं को बताऊंगा आपको, जिनको अपनाकर आप अपने आप को एज रिवर्सल के प्रोसेस में ला सकते हैं, और ये पॉसिबल है। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ जीवन को अपनाइए, क्योंकि जीवन खुशियों के लिए बना है, परेशान होने के लिए नहीं बना है। युवा रहने के लिए बना है, बूढ़ों की तरह चलने के लिए नहीं बना है। अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी तो कर लिया करो, क्योंकि मुझे भी तो लगे कि हाँ भाई, इतने रिसर्च के बाद जो मैटर दे रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ, वो आपके काम का है, आपके पसंद का है। और पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अपने कमेंट डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। जय हिंद, जय भारत।